आज बाल गंगाधर तिलक के स्वराज संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। बाल गंगाधर तिलक की स्वराज की अवधारणा क्या थी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तिलक की स्वराज की धारणा मौलिक और सकारात्मक थी। स्वराज तिलक के लिए एक नैतिक आवश्यकता थी। प्रत्येक भारतीय का धर्म अर्थात कर्तव्य था। इसलिए उन्होंने घोषित किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। वे विदेशी आधिपत्य से मुक्ति को स्वराज का पहला सोपान स्वीकार करते थे, किंतु केवल विदेशी आधिपत्य से मुक्ति उनके स्वराज का मर्म नहीं था। वे आजीवन स्वराज के लिए संघर्ष करते रहे। मांडले जेल से लौटने के बाद स्वराज के मंत्र को घर घर पहुंचाने के लिए तिलक ने अथक परिश्रम किया और व्यापक कार्यक्रम बनाया। स्वराज की मांग के औचित्य को तिलक ने सभी दृष्टि से न्यायोचित ठहराया। उन्होंने राजनीतिक, नैतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी आधारों पर स्वराज की अनिवार्यता को स्थापित किया। तिलक के मत में विदेशी शासन स्वराज की अनुभूति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा थी। उनके अनुसार व्यक्ति के लिए स्वराज का अर्थ था व्यक्ति को स्वधर्म के पालन की स्वतंत्रता। वही एक राजनीतिक प्रणाली के रूप में स्वराज का अर्थ था धर्मराज की स्थापना। तिलक की प्रेरणा का स्रोत प्राचीन भारतीय राजनीतिक दर्शन था, जिसमें स्वराज को व्यक्ति का धर्म बताया गया है। इस प्रकार उनकी स्वराज की धारणा भारतीय संस्कृति का परिणाम थी और तिलक के अनुसार स्वराज एक ईश्वरीय गुण है। विदेशी साम्राज्य राष्ट्र की आत्मा का ही हनन कर देता है। इसलिए उन्होंने विदेशी साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष और भारत के लिए स्वराज की घोषणा की। सन 1916 के पूर्व तक स्वराज्य से तिलक का आशय देश के लिए पूर्ण स्वाधीनता की ऐसी स्थिति से था जिसमें ब्रिटिश सम्राट के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता था। लेकिन 1916 में उन्होंने स्वराज की अपनी धारणा को तत्कालीन परिस्थितियों में अधिक संज्ञानपूर्ण और व्यवहारिक बना। स्वराज संबंधी अपनी धारणा को स्पष्ट करते हुए तिलक ने कहा कि स्वराज केवल राजनीतिक दृष्टि से ही आवश्यक नहीं है, अपितु वह मनुष्य की नैतिक आवश्यकता है। स्वराज सामाजिक व्यवस्था की आधारशिला है। सभी प्रकार की सामाजिक प्रवृत्ति स्वराज पर ही आधारित है। राष्ट्रीय शिक्षा की स्थापना स्वराज से ही हो सकती है। तिलक की स्वराज की धारणा में सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक समस्त प्रश्नों के निर्धारण में जनता की सक्रिय व सार्थक भागीदारी आवश्यक थी। स्वराज से उनका आशय एक ऐसी शासन प्रणाली से था जो पूरी तरह जनता के हित के प्रति समर्पित हो। तिलक का स्पष्ट दृष्टिकोण था कि ऐसा शासन जो शासक की निरंकुश शक्तियों पर नियंत्रणों की स्थापना में रखता हो, जनहित के प्रति संवेदनहीन हो, उसे स्वराज की धारणा के अनुकूल नहीं माना जा सकता, भले ही वह शासन विदेशियों के द्वारा चलाया जा रहा। अर्थात उनका स्पष्ट मत था कि शासन निरंकुश नहीं होना चाहिए,
शासन जनता के हित में होना चाहिए, शासन देश की जनता के द्वारा चला जाना चाहिए, वही स्वराज्य होगा। तिलक का स्पष्ट तिलक का समस्त राजनीतिक चिंतन स्वराज्य पर केंद्रित है। उनके अनुसार स्वराज्य समस्त सामाजिक व्यवस्था का आधार और राष्ट्रीय प्रगति का मूल तत्व है। उनका कहना था कि स्वराज्य के अभाव में कोई औद्योगिक प्रगति नहीं हो सकती, कोई सामाजिक सुधार नहीं हो सकता। यदि एक बार राजनीतिक सत्ता जनता के हाथों में आ जाए तो वह अन्य उद्देश्यों को भी सुगमतापूर्वक पूरा कर सकती है। तिलक को अंग्रेजों की न्यायप्रियता में कोई विश्वास नहीं था। उनकी मूल धारणा थी कि कोई भी साम्राज्यवादी शक्ति शासित देश के हित में शासन नहीं करती। साम्राज्यवाद का उद्देश्य केवल शासित देश या अधीनस्थ देशों का राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व सामाजिक शोषण करना होता है। स्वराज का अर्थ यही है कि ऐसी सरकार की स्थापना जो जनहित में कार्य करे। किसके हित में करे? जनहित में कार्य करे, जनता के हित में कार्य करे। नौकरशाही के हाथों से शासन लेकर जनता के प्रतिनिधियों को सौंप दिया जाए। भारत के शासन पर नौकरशाही का नियंत्रण जनता को सौंप दिया जाए। जिस प्रकार से इंग्लैंड में सम्राट की स्थिति एक नामात्र के शासक की है और समस्त कार्य मंत्रियों की सलाह पर होता है, उसी तरह भारत में जनप्रतिनिधियों के हाथ में वास्तविक सत्ता होनी चाहिए। तत्कालिक परिस्थितियों में तिलक की स्वराज की धारणा एक ऐसी स्थिति की अपेक्षा करती थी जिसमें भारतीयों के समस्त विषयों के निर्धारण का अधिकार भारतीयों को प्राप्त हो। तिलक का मत था कि राष्ट्र की प्रगति और समाज के निर्माण के लक्ष्य स्वराज्य पर निर्भर थे। श्रीमती एनी बेसेंट के साथ मिलकर उन्होंने जिस होम रूल लीग की 28 अप्रैल 1916 में स्थापना की, इसका उद्देश्य ब्रिटिश सम्राट की औपचारिक सत्ता के अधीन भारत के लिए वास्तविक स्वराज्य प्राप्त करना था। वे ब्रिटिश नौकरशाही के इस तर्क से पूर्णतः असहमत थे कि भारत के मामलों का प्रबंधन भारतीयों स्वयं नहीं संभाल सकते थे। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों में परस्पर विद्वेष व अविश्वास उत्पन्न करने की ब्रिटिश नीति का कड़ा विरोध किया था और तिलक के लिए स्वराज्य का अर्थ केवल सत्ता का हस्तांतरण नहीं अपितु जनता की भागीदारी थी। जब किसी राज्य की कार्यकारिणी जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होगी तथा जहां अंतिम सत्ता जनता के हाथों में होगी वही स्वराज्य होगा। उनका मानना था कि भारत के शासन की समूची व्यवस्था भारतीयों द्वारा भारत के हित को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए। इस शासन व्यवस्था का संचालन भारतीयों के द्वारा किया जाए और वह भारतीय जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाए, जनता के कल्याण को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। भारत को यह स्वराज अपने ही प्रयासों से मिलेगा। उन्होंने कहा कि स्वराज प्राप्ति के लिए प्रयास करने होंगे और इसके लिए उन्होंने इसकी प्राप्ति के लिए संघर्ष करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीयों को इसकी प्राप्ति के लिए संघर्ष करना चाहिए। उनका मानना था कि प्रार्थना व विनय के द्वारा अंग्रेज स्वराज नहीं दे सकते। भारतीयों को स्वराज्य का अधिकार अपने उग्र प्रयत्नों अथवा क्रियात्मक उपायों से प्राप्त करना होगा। तिलक ने स्वराज प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी बहिष्कार, निष्क्रिय प्रतिरोध के साधन बताए कि इनके माध्यम से स्वराज प्राप्त किया जा सकता है।